और आज हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। सबसे पहले हम कोपा अमेरिका का जो ड्रॉ है उस पर रिएक्ट करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, काफ़ी की पॉइंट्स हमको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पर लुइस सुआरेज, बेलिंगम और यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक अंधेरे में ही तुक्के मारने पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोपा अमेरिका 2024 और मेरे को बहुत अजीब लगा कि कोपा अमेरिका यूरोस दोनों साथ में है। इनको ऐसा लगा कि यहाँ पर मार्वल और डीसी को एक मिला के हम एमसी कर देंगे या फिर छोड़ो बैड जोक। अगर आप कोपा अमेरिका की जितने भी ड्रॉज हैं 16 टीम पार्टिसिपेट कर रही है, 4-4 के 4 ग्रुप्स बने हुए हैं। अगर आप इनके यहाँ पर ग्रुप्स की एवरेज रैंकिंग की बात करोगे तो वो 35 से 36 ही है, जो कि बताता है कि यहाँ पर ग्रुप्स में हमें सरप्राइजेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर किस तरीके से अर्जेंटीना ड्रॉ करा है ब्राज़ील और यूरुग्वे, तो ये कंफर्म हमको सामने होता हुआ दिख गया कि भाई अर्जेंटीना, यूरुग्वे और ब्राज़ील दोनों में से किसी भी टीम से फाइनल से पहले नहीं भिड़ने वाली। हाँ, लेकिन ये है कि ब्राज़ील और यूरुग्वे एक दूसरे से भिड़ सकते हैं और हमको पता है कि यहाँ पर यूरुग्वे की रीसेंट परफॉर्मेंस जहाँ पर उन्होंने ब्राज़ील को और अर्जेंटीना को दोनों को ही 2-0 से हराया है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बना देती है। अगर अर्जेंटीना के ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर अपने आप में काफ़ी सारी चीज़ें सामने निकल के आई हैं। सबसे पहले अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो अर्जेंटीना है, उसके बाद यहाँ पर कनाडा आ सकती है, ट्रिनिडाड भी आ सकती है, लेकिन मेरे को लगता है कनाडा ही यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ से। और यहाँ पर आपके पास पेरू है एंड यहाँ पर चिले है। अगेन अर्जेंटीना वर्सेस पेरू मियामी में होने वाला है, यानी कि MLS इंटर मियामी के होम स्टेडियम में होगा। उसके साथ ही अर्जेंटीना वर्सेस चिले का मैच उस स्टेडियम में होने वाला है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज मेटलाइफ स्टेडियम, जहां पर 2016 का कोपा अमेरिका फाइनल हुआ था। तो वो देजा वो वाली बात हो जाएगी। लेकिन अर्जेंटीना के लिए पता है अगर आपको इस ग्रुप को देख के लग रहा है कि अर्जेंटीना को कोई चैलेंज देने वाला है, तो नहीं देने वाला। ये तो पक्की बात है कि कोई नहीं देने वाला। यस, एक टीम है जो कि उनको चैलेंज देगी, वो है मैक्सिको, जो कि ग्रुप बी से है। लेकिन स्टिल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नॉकआउट्स में तो नॉकआउट से पहले तो अर्जेंटीना को कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे को लगता है कि इस कंपटीशन में अर्जेंटीना का इंटरनल मैटर ज्यादा बड़ा एनिमी बन सकता है रादर देन आउटसाइड मैटर। अब तुम कह सकते हो कि यहाँ पर एक टीम जो कि वर्ल्ड कप जीत के आई है, जो कि यूनिटी है, ऑफ कोर्स सब लोग देखते ही हैं कि किस तरीके से अर्जेंटीना में मेसी को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके प्लेयर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। और रिसेंट ब्राज़ील के इंसिडेंट में उन्होंने बताया कि भाई यूनिटी कैसी रहती है कि सारे एक साथ स्टेडियम को छोड़ के चल दिए, मतलब ग्राउंड को छोड़ के चल दिए। यहाँ पर असल में बात यह है कि अब डी मरिया का ये लास्ट गेम है। इस गेम का असर इस पे भी पड़ने वाला है कि क्या लियोनेल मेसी रिटायर होने वाले हैं या फिर वर्ल्ड कप 2026 में देखेंगे। लेकिन जो सबसे पेचीदा और ट्रिकी मामला है वो है स्केलोनी। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म होती हुई दिख रही है कि स्केलोनी 2024 के कोपा अमेरिका में टीम को लीड करेंगे। उन्होंने कंफर्म किया है कि वो मेसी से ही बात करेंगे और प्रेसिडेंट से ही बात करेंगे। लेकिन मामला कुछ खास अच्छा है नहीं, क्योंकि अर्जेंटीना के अगर आप न्यूज़पेपर्स की बात करोगे तो वहाँ पर इसको रेगुलरली अपडेट दिया गया है किस तरीके से अर्जेंटीना फुटबॉल के अंदर भूचाल है जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मैं आपको बता देता हूँ कि कोपा अमेरिका अगर जीत गए तो चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएंगी, अपने आप में एक हिस्टोरिक चीज़ भी हो जाएगी। लेकिन अगर ये हार गए तो पत्ते सारे बिखरते हुए दिख सकते हैं एक साथ, क्योंकि छोटी सी चिंगारी पूरी अर्जेंटीना के ड्रेसिंग रूम को लंका लगा देगी इसकी। ये तो कंफर्म बात है। तो यूनिटी रहनी चाहिए। अंदर के जो ट्रिकी मामले हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है इस समय, उसको स्टेबलाइज करने की जरूरत है। इस चीज़ से मेसी भी वोकल रहे हैं और स्केलोनी भी वोकल रहे हैं। अगर मैं इस पूरे कंपटीशन के सबसे बड़े डिसअपॉइंटमेंट की बात करूं तो यहाँ पर देखो ब्राज़ील के साथ एक बड़ा धोखा हो सकता है, एंड दैट्स बिकॉज कि ब्राज़ील के पास अभी भी कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिसेंट गेम्स में हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर एले लगते हुए उनके दिख सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, 2 अंडरडॉग्स टीम जो कि मेरे को लगता है यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा सही होने वाली है। पहली टीम है यहाँ पर, और दोनों एक ही ग्रुप की हैं, ग्रुप सी की। एक है यहाँ पर यूरुग्वे मार्सेलो बियल्सा की टीम। भाई यूरुग्वे में इस समय जो टैलेंट पूल है वो आप कह सकते हो कि बेल्जियम वाला हिसाब है, गोल्डन जनरेशन है इनका। चाहे आप रोनाल्ड अराउओ की बात करो, चाहे आप यहाँ पर डार्विन नूनेस की बात करो, या फादे वल्वर्दे की बात करो, यहाँ पर फकुंदो पेलिस्त्री की बात करो, एब्सोल्युटली अमेजिंग है। बस ये है कि मार्सेलो बियल्सा का जो स्टबननेस है ना, कि भाई ही इज लाइक राल्फ रांगनिक है ना, जैसे राल्फ रांगनिक ऑस्ट्रेलिया खेलेगी ऐसे ये भी यूरुग्वे खेल जाएगी। बस यूरुग्वे के पास क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है। क्या वो इसको मतलब वो ये ना कि अट्रैक्टिव फुटबॉल, इफेक्टिव फुटबॉल है कि नहीं, वो एक बहुत पतली सी लाइन होती है, ठीक है। उस चीज़ को आपको मेंटेन रखना पड़ता है।
इसी के साथ भाई यूएस मैन नेशनल टीम इस समय 11वें रैंक पे, 11वें-12वें रैंक पे है और बहुत बढ़िया है। मैक्सिको बता दूं 12वें रैंक पे है, अर्जेंटीना नंबर 1 रैंक पे है। यूएस मैन नेशनल टीम की जो सामने चैलेंजेस है वो ये है कि भाई आपको कैसे भी करके ग्रुप स्टेजेस में फर्स्ट पोजीशन, मतलब जो उधर ब्राजील करेगी वो आपको करनी है। अगर ब्राजील उधर फर्स्ट करेगी तो आपको भी यहाँ पर फर्स्ट ही करना है। इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी लुइस सुआरेज की। तो भाई लुइस सुआरेज ने अपने काफी आइकॉनिक 11 महीने के स्पेल में, सोचो 11 महीने का और आइकॉनिक में एक ही सेंटेंस में बोल रहा हूं, तो आप समझ सकते हो कि उसका क्या इफेक्ट रहा होगा ऑन एंड ऑफ द पिच। लुइस सुआरेज ने यहाँ पर ग्रेमियो को छोड़ दिया है, अभी मतलब ऑफिशियली नहीं छोड़ा है लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पर फेयरवेल हो चुकी है, रोना राना हो चुका है, विदाई हो चुकी है, चावल वावल फेंक दिए गए हैं ऐसे। आइकॉनिक तो बन गया भाई। यहाँ पर ग्रेमियो के फैंस की बात करें, ग्रेमियो के मैनेजमेंट की बात करें, खुद लुइस सुआरेज की बात करें, तो इस तरीके से आत्मलिंगम और थ्रीसम का हमको यहाँ पर मेल देखने को मिला है कि भाई यहाँ पर एब्सोल्युटली अमेजिंग है। ब्राजीलियन फुटबॉल में उन्होंने जो करके दिखाया ऑन द पिच वो भी बहुत ज़्यादा सराहनीय है। और अब यहाँ पर जो उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो यहाँ पर इंटर मियामी है। 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो डेजिग्नेटेड पोजीशन। अब देखो हर टीम को 3 डेजिग्नेटेड पोजीशन दी जाती है। पिछले साल यहाँ पर लियोनेल मेसी को मिली थी, सर्जियो बुस्केट्स को मिली थी और यहाँ पर जॉर्डी अल्बा को मिली थी। इस साल बताया जा रहा है कि भाई वो पिछले साल उन्होंने जोसेफ मार्टिनेज को, मतलब अब जोसेफ मार्टिनेज को जाने दिया। अब अगर हम बात करें तो वो कंपाना को शायद से जाने दे सकते हैं और उसकी जगह लुइस सुआरेज को लेके आ सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आप देखो लुइस सुआरेज के साथ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मार्केटिंग गिमिक बहुत बढ़िया होने वाला है कि मतलब पूरी बार्सिलोना टीम इन्होंने इकट्ठी करी है और वो कहते हैं ना कि एवरी मास्टरपीस हैज़ अ, नहीं वो तो अच्छा ही लगेगा सुनने में, हैज़ अ वेरी अफोर्डेबल वर्जन। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा लाया गया है बार्सिलोना का, इसका मार्केटिंग गिमिंग आपको यहाँ से महसूस नहीं हो रहा। लेकिन अमेरिका में अगर आप स्टार्ट्स देखोगे, मार्केट की डिमांड देखोगे तो एब्सोल्युटली बॉलिंग हो रही है इस समय इंटर मियामी की हाइप को। प्रॉब्लम ये है कि इंजरी कंसर्न तो है। खुद लुइस सुआरेज ने काफ़ी इंटरव्यूज में ये चीज़ कहा है कि देखो यार मेरे से प्रॉब्लम तो है, मेरे से सुबह चला भी नहीं जाता, मैं अपने बच्चे के साथ खेला भी नहीं जाता, हर मैच से पहले 3 पिल खाता हूँ मैं, नहीं वो वाली नहीं, 3 पिल खाता हूँ और अपने में इंजेक्शन ठोसता हूँ मैं, तब जाके मेरे को खेला जाता है। बेलिंगम की बात करें तो भाई बेलिंगम ऑफकोर्स 6 दिसंबर 5 दिसंबर को गोल्डन बॉय का अवार्ड जीत चुके हैं। इंटरेस्टिंग स्टैट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहले बंदे बने इंग्लैंड से जिसने ये गोल्डन बॉय का अवार्ड जीता है 2014 में जब स्टर्लिंग जीता था उसके बाद, ठीक है। तो इंग्लैंड के अगर आप देखो पूरी इंग्लैंड की गोल्डन जनरेशन में कोई भी नहीं उठा पाया अभी तक, तो 9 साल बाद हो गए अब जाके उठाया। रियल मैड्रिड में पहला बंदा है जो गोल्डन, तो सोच सकते हो। बट अगेन मेरे को लगता है कि इट्स क्वाइट लाइक एकदम से रोबस्ट रहता है, आप जस्ट इस बेसिस पे नहीं कर सकते क्योंकि अगेन इट्स अंडर 21 को आप सोचो 22 का भी तो यंग ही है, बट फिर भी एक पिक्चर देने के लिए डॉर्टमुंड से तीसरा बंदा है भाई, क्योंकि मारियो गोट्से भी था, अर्लिंग हालैंड भी था और अब यहाँ पर जूड बेलिंगम भी है। जूड बेलिंगम यहाँ पर इंडिविजुअल अवार्ड जीत रहा है और नेक्स्ट टारगेट बैलन डोर है। और मैं बता रहा हूँ अगर रियल मैड्रिड यहाँ पर ला लीगा ले गई, रियल मैड्रिड अगर यहाँ पर रियल मैड्रिड ला लीगा ले गई, चैंपियंस लीग में एक डीप रन चला गया, एक और ट्रॉफी उठा ली उन्होंने और इसी के साथ यहाँ पर इंग्लैंड का भी एक डीप रन फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच गए वो यूरोज में, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि बेलिंगम यहाँ पर बैलन डोर उठा सकते हैं। बस बेलिंगम को आप काउंटर तभी कर सकते हो जब आपकी टीम चैंपियन लीग जीत जाए और आप यूरोप में भी हो, एंड दैट इज एम्बापे। लाइक अगर एम्बापे चैंपियन लीग जीत गया और यहाँ पर वो यूरोज में भी आगे तक पहुंच गया, फाइनल में भी जीत जाए तो दिक्कत हो सकती है। खैर इसी के साथ अगर बात करें अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो भैया यूनाइटेड मार रही है अंधेरे में तीर बढ़िया वाला। 170 मिलियन के वर्थ प्लेयर्स यहाँ पर जनरल ट्रांसफर विंडो में लिस्ट करने की बात चल रही है कि हम इनको लिस्ट कर देंगे और फिर हम पैसा कमा लेंगे और फिर हम तो माला माल वीकली हो जाएंगे। लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये वर्थ प्लेयर्स हैं, इतने मिलने नहीं वाले। मतलब कासिमिरो, वरान और अगर जेडन सांचो के आप तीनों की कंबाइंड वैल्यू की बात करोगे जितना यूनाइटेड ने पे किया वो 170 मिलियन हो गया। ये गारंटी थोड़ी है 170 मिल जाएंगे। अब देखो इसके पीछे रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये है कि भाई जो सर जिम रैटक्लिफ है उनको पसंद नहीं है ये जो यूनाइटेड ने पिछले कुछ टाइम में इन्वेस्टमेंट करी और जो पैसा बर्बाद करा है। वो चाहते हैं कि भाई उन प्लेयर्स पे पैसा खर्च होना चाहिए जो प्लेयर्स इंडिविजुअल लाइक क्वालिटी भी अच्छी है, यंग भी है और उनकी हाई रीसेल वैल्यू भी है। जैसे डैनियल जेम्स की बात करें या फिर मतलब उन प्लेयर्स पे जो कि बिक भी जाए आगे अच्छे प्रॉफिट पे। तो पॉइंट यही है ना कि प्रॉफिट पे बिकने चाहिए जो यूनाइटेड को आता नहीं है। अब कासिमिरो की बात करें तो कासिमिरो की ठीक है, लाइक अगेन आप कासिमिरो, वरान जैसे प्लेयर्स को सेल कर सकते हो थोड़े से लॉस पे, लेकिन प्रॉब्लम उनकी फी में नहीं है, प्रॉब्लम उनकी सैलरी में है। जेडन सांचो के साथ तो प्रॉब्लम उसकी सैलरी में भी है और प्रॉब्लम उसकी फी में भी है। वरान के लिए 34 मिलियन पाउंड दिए थे, कासिमिरो के लिए तो 50-60 खैर दे दिए। तो कासिमिरो को तो अब ये, और इन दोनों को आप सिर्फ सऊदी को दे सकते हो और कोई टीम नहीं देगी और कोई जगह यहाँ पर नहीं है जो कि पैसा देने के लिए तैयार हो जाए। मे बी बायर्न म्यूनिख जस्ट
मे बी बायर्न म्यूनिख हो जाए या फिर कोई लाइक लिवरपूल टाइप कोई क्लब हो। खैर लिवरपूल का तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बायर्न म्यूनिख हो जाए जस्ट बिकॉज थॉमस टुकल को पसंद है इस समय सेंटर बैक्स, तो बात हो सकती है। लेकिन सांचो का तो कोई मतलब नहीं बनता। सांचो पे तो आपको मतलब फिलिपे coutinho टाइप आपको लॉस लेना पड़ेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसी के साथ अगर बात करते हैं अब कल के थोड़े से प्रीमियर लीग हाइलाइट से, देखो न्यूकासल यूनाइटेड और एवर्टन के मैच में एवर्टन ने 3-0 से हरा दिया है और न्यूकासल यूनाइटेड जो फैटीग है और वो जो इंजरी कंसर्न है वो सामने आता हुआ दिख रहा है। और मैं आपको बता दूं शॉन डाइश का फुटबॉल भाई ऐसा ही है, 4-4-2 अगर चल गया तो चल जाएगा। और शॉन डाइश का फुटबॉल इफेक्टिव है, अट्रैक्टिव नहीं है, और इतना इफेक्टिव है कि उनको यहाँ पर वो रेलीगेशन से बाहर निकाल देंगे। इट्स लाइक अनदर यूवेंटस स्टोरी, और वो एलिगरी बन के निकला है शॉन डाइश भाई। कितनी बढ़िया, मतलब दैट वो मैच का पूरा एनवायरनमेंट कितना तोड़ होगा कि न्यूकासल यूनाइटेड को उन्होंने अपने गुडिसन पार्क में ही हराया है। टॉटनम की बात करें, ये मैच मैंने देखा है, मतलब मेरे को ना प्रेडिक्टेबल लग जाती है टॉटनम जब, मतलब इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव फुटबॉल, लेकिन टॉटनम तब प्रेडिक्टेबल हो जाती है जब वो लो ब्लॉक को खोलने की कोशिश करते हैं, मोर सो क्योंकि वहाँ पर जेम्स मैडिसन नहीं है और वहाँ पर उनके की प्लेयर्स नहीं है, दिक्कत हो जाती है। रिचार्लिसन, ह्यूंगमिन-सॉन, जॉनसन थे, कुलुसेव्स्की था, बट स्टिल यहाँ पर अटैकर्स में कोई रिदम नहीं है। ह्यूंगमिन-सॉन को अगर आप ऐसे स्ट्राइकर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल पे खिला रहे हो तो बढ़िया है, लेकिन इन पोजीशन अगर आप लो ब्लॉक को तोड़ रहे हो तो ह्यूंगमिन-सॉन क्या करता है क्या नहीं मेरे समझ में नहीं आता। रिचार्लिसन का तो खैर छोड़ ही दो, कोई मतलब नहीं बनता। अगेन एक और गेम ऐसा जहाँ पर आपने पहले लीड ली और उसके बाद आपने बॉटल कर दिया, और वो भी अननेसेसरी ओवरडू और केयरलेस मिस्टेक से। और सामने वाली टीम, मतलब ऐसा लगता है कि टॉटनम के सामने वाली टीम बिल्कुल लाइक एफिशिएंट हो जाती है। अब खैर वेस्ट हैम से आप एक्सपेक्ट भी करते हो, जेरार्ड बोवेन हो गया, वर्ड प्रॉस हो गया, तो बाकी अब बताऊं मैं तुमको, तो जब तक ये गोल नहीं खा रहे थे वो डेमोलिश ही कर रही थी टॉटनम। फुटबॉल अभी भी अट्रैक्टिव है, फुटबॉल अभी भी डोमिनेटिंग है, लेकिन मैंने कहा ना अट्रैक्टिव और इफेक्टिव फुटबॉल के बीच में पतली लाइन होती है और उसी पे खड़े होकर चलना होता है, बैलेंस वही बनता है। ठीक है, तो या तो आप इफेक्टिव खिलाओ तो ये छोड़ दो आगे पोस्टेकोग्लू बॉल, और अगर आपने आगे पोस्टेकोग्लू बॉल छोड़ा है, पकड़ रखा है जब से ताबड़तोड़ तरीके से, तो पॉइंट्स घट रहे हैं आपके बहुत दबा के। इस समय यूनाइटेड और टॉटनम के दोनों के पॉइंट सेम है, एंड इट्स नॉट कंपेयरिंग टेन हैग विद आगे पोस्टेकोग्लू। यस, इंजरीज कंसर्न बहुत हैं, बॉल इफेक्टिवनेस, हमने आगे पोस्टेकोग्लू की बॉल देखी, टेन हैग बॉल ही नहीं देखी अभी तक, बट बात वही है ना कि क्या फायदा फिर इस सब चीज़ों का अगर आप पॉइंट टेबल पे सेम हो। अगर कल को मैनचेस्टर सिटी एक और गेम जीत के मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने 2-3 गेम जीत जाए और बाय चांस सिटी को ओवरटेक कर दे, क्या फायदा फिर पेप गार्डियोला का है, क्या फायदा फिर गंजाबाई का।